नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2023 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी पार्ट के आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जीन पियाजे टॉपिक से ना सिर्फ सीडीपी में बल्कि लैंग्वेज वाले यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने भाषा और विचार के संबंध में भी अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, जिससे डायरेक्टली आपके लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अंत तक जरूर देखिएगा, 4 से 5 नंबर आप इस वीडियो से कवर कर लेंगे। और अगर आप सीडीपी के संपूर्ण सिलेबस को टॉपिक वाइज डिटेल में कवर करना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास तो आप जानते हैं, लेकिन इससे पहले जो टर्म आया हुआ है संज्ञानात्मक, इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, संज्ञानात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी होना, हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। जैसे कि सीटेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 82 नंबर होता है कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए और 90 नंबर होता है जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो ये सीटेट की परीक्षा के पैटर्न, सीटेट के सिलेबस, सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी है। तो इसे ये कहा जा सकता है कि सीटेट के बारे में आपको संज्ञान में है, यानी सीटेट के बारे में आप जानते हैं। यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना ही संज्ञान कहलाता है। जैसे कि आप लोग किसी को ज्ञापन देने जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर हम आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं, यानी कि हम आपको ये बात की जानकारी देना चाहते हैं। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन के बारे में जानना ही संज्ञान कहलाता है। ठीक है। और बच्चों में किस प्रकार से किसी भी चीज को सीखने या फिर समझने का विकास होता है, इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहां तक क्लियर हो गया। ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है। यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट आपका शुरू होता है। जीन पियाजे का मानना यह था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने संप्रत्यय को वो बनाते जाते हैं। देखिए, इनके द्वारा परिपक्वता पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने भाषा पर ज्यादा जोर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अंतःक्रिया पर जोर दिया था, सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर। जबकि पियाजे का मानना यह है कि बच्चे में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, वो चीजों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट खुद बनाने लगता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। पुराने पिक्चर जब आप देखते होंगे अपने बचपन में, मान लीजिए आपने तेरे नाम मूवी देखी। तेरे नाम मूवी में जो एक्टर था, जो सलमान खान थे, वो अंत में आप देखेंगे कि उनको सर में चोट लगती है और वो पागल जैसे हो जाते हैं और ये सभी चीज़ें। अगली ही मूवी में वो एक पुलिस ऑफिसर बन करके आ जाते हैं। तो ये हम लोग उस समय सोचते थे कि यार ये कैसे हो गया। या फिर पुराने पिक्चर में आप देखते थे कि हीरो की अगर अंत में मृत्यु हो जाती थी तो अगले पिक्चर में जब वो फिर आ जाता तो हमें ये लगता था कि ये तो मर गया था, ये कैसे आया। तो उस समय हम मैच्योर नहीं रहते हैं इन सभी चीज़ों को समझने के संदर्भ में कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में नहीं मरा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आने लगी तो हमने अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाया कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, बल्कि इसकी मृत्यु नहीं हुई थी उस पर्टिकुलर पिक्चर में। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अभिनय कर रहा था। ठीक है। यानी कि जब हम मैच्योर होते हैं तब हम खुद से संप्रत्यय बनाने लगते हैं और खुद से चीजों के बारे में जानने लगते हैं। ये कहा था जीन पियाजे ने और इसीलिए उन्होंने मैच्योरिटी पर ज्यादा जोर दिया था। यहां तक क्लियर हो गया। पियाजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे परिपक्व कैसे होंगे? जब खुद से करके सीखेंगे। खुद से करके सीखेंगे तब उसके बारे में उनको संज्ञान प्राप्त होगा, और संज्ञान प्राप्त हुआ यानी जानकारी प्राप्त हुआ, तो इसे ही तो संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो चीजों को अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से सीखते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है वो वयस्क से प्रकार में अलग होता है, लेकिन मात्रा में अलग नहीं होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हूबहू यही लाइन आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, बच्चों में जो चिंतन करने की शक्ति होती है वो वयस्कों यानी एडल्ट से प्रकार में तो अलग होता है, लेकिन मात्रा में अलग नहीं होता है। अब पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए,
पहला जो इनका महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे को मिला, अब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे वो समाज में इंफॉर्मेशन को देखेगा, और इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे वो रिसीव करता जाएगा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी समाज में कई प्रकार के इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो मूवी देखा तो वो अलग इंफॉर्मेशन है, खाने की वस्तु देखा तो वो अलग इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई चीज़ पढ़ रहा है, कक्षा 1 में बालक है तो वो अलग इंफॉर्मेशन है। यानी कि प्रत्येक बच्चा जब इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो उसको कैटेगरी वाइज बांटता है। अब देखिए, जानवर उसने देखा तो जानवर को वो खाने वाली वस्तु नहीं समझेगा, बल्कि ये जानेगा कि हाँ ये जानवर है। अगर वो रोटी देखेगा तो उसे समझेगा कि हाँ ये खाने की चीज़ है, पानी देखेगा तो उसे वो समझेगा कि ये पानी पीने वाली चीज़ है। यानी कि क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो बच्चा? इंफॉर्मेशन को उसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांटना ही संगठन कहलाता है। देखिए, सूचना को सुरक्षित रखने से पहले उसको व्यवस्थित करना स्कीमा के आधार पर संगठन कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिए। आप अपने मोबाइल में कोई भी डेटा जब सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि देखिए .pdf हो गया या फिर .docx हो गया, तो ये एक्सटेंशन जो होता है वो उस फाइल का क्या हो गया? प्रकार हो गया, यानी कैटेगरी हो गया। और इसके हिसाब से आपका मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वहां पर जाकर के चीज़ें सेव होता है। जैसे कि आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो वहां पर होगा क्या कि अगर आप MP3 डाउनलोड कर रहे हैं तो वो MP3 वाला अलग फोल्डर बन गया होगा, उसमें जाकर के वो सेव होगा। वीडियो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वीडियो का अलग फोल्डर बन गया होगा, उसमें जाकर के वो सेव होगा। यानी कि इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना उसके एक्सटेंशन के हिसाब से या फिर उसकी प्रकृति के हिसाब से या फिर उसके कैटेगरी के हिसाब से, और इसको व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। देखिए, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने से पहले, यानी सेव करने से पहले, बच्चा उसको कैटेगराइज करेगा उसकी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन बच्चा ये अंतर कैसे कर पाएगा कि हाँ ये वस्तु दूसरे से अलग है या फिर ये फाइल दूसरे से अलग है? तो इसके लिए स्कीमा उसकी मदद करती है। अब स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा को आप बेसिकली एक इमेज के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि जो कुछ भी बच्चा देखता है समाज में, अपने परिवेश में, उसका एक इमेज उसके माइंड में सेव हो जाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। बच्चा जब पहली बार गाय को देखेगा तब उसके माता पिता या फिर उसके परिवार के सदस्य या फिर किसी से भी उसको जब सूचना प्राप्त हुई कि बेटा ये गाय है, तो बच्चे ने उसका एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लिया, और अगले दिन जब वो गाय को देखेगा तब वो बिना बताए ही बता देता है कि पापा ये गाय है, या फिर आपको बता देगा कि ये गाय है। वो कैसे उसको समझ पाया? जब पहली बार उसने गाय को देखा और उसको संज्ञान यानी उसकी जानकारी में बात आई कि इसे गाय बोला जाता है, तो उसका एक इमेज उसके माइंड में सेव हो गया। अब अगले दिन जब वो देखेगा तो उसका माइंड, जो वो प्रत्यक्ष तौर पर आंख से देख रहा है, उसका एक इमेज उसके माइंड को सिग्नल भेजता है कि जो आप देख रहे हैं इसे गाय बोलते हैं। और ये कैसे हुआ? वो उसके माइंड में जो पहले से एक स्कीमा सेव था, जो इमेज सेव था, उससे कंपैरिजन करके उसके माइंड ने सिग्नल भेजा कि ये इसे गाय बोला जाता है। इसी प्रकार से देखिए, पहले क्या होता है, जब जन्म होता है बच्चे का परिवार में, तो वो अपनी माता तक को नहीं पहचानता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो माता को पहचानने लगता है, और पहली बार जब उसने माता को पहचाना, उसके बाद जब अगली बार देखेगा तो उसका माइंड जो है, बच्चे का जो माइंड है, वो उसको सिग्नल भेजता है कि जो आप महिला को देख रहे हैं ये आपकी माता है। तभी बच्चा उसको माता के तौर पर स्वीकार करने लगता है। अब यहीं पर स्कीमा का मेन रोल आता है कि देखिए, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, MP3 गाने के लिए अलग, वीडियो क्लिप्स के लिए अलग, व्हाट्सएप के जो वीडियो जाते हैं उसका अलग फोल्डर बन जाता है। आप लोग जा करके देखेंगे अपने फाइल वाले सेक्शन में, तो सबका अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली स्कीमा भी आप एक तरीके से फोल्डर समझ सकते हैं, जिसमें एक प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, एक ही प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, और इसी से कंपैरिजन करके आपका माइंड आपको सिग्नल भेजता है किसी भी चीज को पहचानने के संदर्भ में। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ही प्रकार के सूचना को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार का सुरक्षित भंडारण यानी स्टोरेज कह सकते हैं आप। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो स्कीमा होता है वो एक इमेज होता है, एक फोल्डर में आपके माइंड में सेव होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं आपके माइंड में, और या प्रत्येक फोल्डर्स में उसका एक इमेज होता है। जैसे कि बच्चे ने गाय को देखा तो गाय का इमेज यहां पर उसके इस फोल्डर में सेव हो गया है।
इसके बाद से मान लीजिए बिल्ली को देखा तो बिल्ली का इमेज उसके माइंड में सेव हो गया है। तो जब अगली बार वो देखेगा तो इसी स्कीमा से कंपैरिजन करके उसका माइंड उसको बताता है कि हाँ बेटा ये गाय है या फिर बिल्ली है, यानी उसको सिग्नल भेजता है उसका माइंड, और उसको ये संज्ञान में हो जाता है, यानी समझ में आ जाता है कि ये गाय है अथवा बिल्ली है। और इसी स्कीमा के आधार पर वो चीज़ों को कैटेगराइज कर पाता है, क्योंकि एक बार जो चीज़ उसने देख लिया उसका तो स्कीमा उसके माइंड में बन चुका है, यानी इमेज बन चुका है। अगली बार जब वो देखेगा और उसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को देखेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ भी चेंज होगा तो उसको फिर से सुरक्षित करना होगा अपने माइंड में। तो सुरक्षित कैसे करेगा? उससे पहले वो ऑर्गेनाइज करेगा, यानी डेटा को उसके कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज करेगा। ठीक है, तो कैटेगराइज कैसे कर पाएगा? जब वो जानेगा कि ये किस कैटेगरी का है तभी तो। और ये जानने में स्कीमा उसकी मदद करती है, क्योंकि पहले से उसका एक इमेज उसके माइंड में सेव होता है स्कीमा के तौर पर। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चा प्राप्त कहां से करेगा? अपने परिवेश से ही प्राप्त करेगा, अपने वातावरण से ही प्राप्त करेगा। जो भी वो मूवी देख रहा है, जो भी पिक्चर देख रहा है, या फिर अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहा है, वो सब उसके वातावरण का पार्ट है। यानी कि देखिए, एक महत्वपूर्ण टर्म जो कि जीन पियाजे ने दिया था, अनुकूलन, इसके बारे में उन्होंने बताया कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया उन्होंने बताई थी। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके लिए दो प्रोसेस उन्होंने बताया था। पहला बताया था आत्मसात्करण, जिसे एसिमिलेशन बोला जाता है। देखिए, इसे समावेशन भी बोलते हैं। तो हिंदी वाला नाम आप पढ़ लीजिए भले, लेकिन आप अंग्रेजी वाला नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में तो इसका कॉमन नेम है एसिमिलेशन, लेकिन हिंदी में इसे आत्मसातीकरण भी बोलते हैं, समावेशन भी बोलते हैं, और भी कई नाम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप एसिमिलेशन इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना बिना किसी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किए हुए, इसे बोलते हैं आत्मसात्करण। देखिए, बच्चा मान लीजिए कोई नई जानकारी उसको मिली, कोई नई जानकारी मिली, और पहले से उसके माइंड में इसका एक स्कीमा बना हुआ है, और उस स्कीमा में जो उसका पहले से इंफॉर्मेशन सेव है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन पहले से जो स्कीमा सेव है उसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिना परिवर्तन किए हुए नए ज्ञान को जोड़ा जा रहा है। यानी कि उस स्टोरेज में कुछ और इंफॉर्मेशन को बढ़ाया जा रहा है पुराने इंफॉर्मेशन में बिना करेक्शन किए हुए। तो इसे हम लोग बोलेंगे आत्मसातीकरण। कैसे? ध्यान से समझिएगा। पहली बार किसी बच्चे ने घोड़े को देखा। घोड़े का रंग मान लीजिए काला था। क्या था? ब्लैक था। घोड़े का रंग ब्लैक था। अब बच्चे को यह पता चल गया कि जो काले कलर का होता है, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसका 2 कान होगा, जिसका 1 पूंछ होगा, इसे हम लोग घोड़ा बोलेंगे, और इसका रंग काला होता है। ठीक है। अगले दिन उसने एक और घोड़ा देखा जिसका रंग व्हाइट था। क्या था? व्हाइट था। तो जो इंफॉर्मेशन पहले से उसके स्कीमा में सेव है कि घोड़े के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होता है, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, तो ये इंफॉर्मेशन तो अभी भी सही है। केवल इंफॉर्मेशन नया क्या बढ़ा? नया इंफॉर्मेशन ये बढ़ा कि घोड़े का रंग केवल काला नहीं होगा, बल्कि व्हाइट भी हो सकता है और अन्य कलर के भी हो सकते हैं। यानी कि जो पहले से डिस्क्रिप्शन उसके माइंड में सेट था, पैर वाला, पूंछ वाला, कान वाला, आंख वाला, वो अभी भी डिस्क्रिप्शन रहेगा। बस उसको एक नया इंफॉर्मेशन और जोड़ लेना है कि घोड़े का रंग काले के साथ साथ सफेद भी हो सकता है। वहीं भी यहां पर बोला गया है आत्मसात्करण। देखिए, पूर्व ज्ञान यानी उसका जो घोड़े का डिस्क्रिप्शन था, उसका पैर, उसका पूंछ, उसका आंख, उसका कान, वो पहले से है पूर्व ज्ञान के तौर पर। और नया ज्ञान उसको क्या मिला कि घोड़े का रंग काले के अलावा सफेद भी हो सकता है। ये नया ज्ञान हो गया कि घोड़े का रंग सफेद भी हो सकता है। ये नया ज्ञान हो गया। तो जब नया ज्ञान उसने जोड़ा, तो ये जोड़ने के लिए पुराना जो ज्ञान था, पुराना जो डिस्क्रिप्शन था, उसमें तो कोई बदलाव नहीं ना हुआ। अब भले घोड़े का रंग सफेद उसने देखा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसका पैर 5 हो जाएगा, उसका कान 3 हो जाएगा, उसका पूंछ 2 हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि पुराना डिस्क्रिप्शन जो था उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सिर्फ एक नया इंफॉर्मेशन उसने जोड़ दिया कि घोड़े का रंग सफेद भी हो सकता है। तो यही होता है आत्मसात्करण। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए अगर पूर्व ज्ञान में कोई भी करेक्शन या फिर परिवर्तन एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसे हम लोग आत्मसात्करण बोलेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है समायोजन, जिसे हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। समायोजन, ये भी जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं इस वीडियो में, आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट से प्रत्येक वर्ष आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे हौसला अफजाई के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए समायोजन में क्या होता है देखिएगा। अभी हमने समावेशन देखा, आत्मसात्करण देखा, एसिमिलेशन देखा। उसमें क्या होता था कि नया ज्ञान जब जोड़ना होता था तो पुराने ज्ञान में कोई भी इंफॉर्मेशन को करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि अभी तक उसने क्या देखा था कि 4 पैर था, 2 कान थे, 2 आंख थे, 1 पूंछ था,
लेकिन इसी के बाद उसने एक गाय को मान लीजिए देखा। पहले उसने क्या देखा था? घोड़े को देखा था। अब मान लीजिए कि उसने गाय को देखा, तो इसके भी 4 पैर होंगे, इसके भी 2 कान होंगे, इसके भी 2 आंख होंगे, इसकी भी एक पूंछ होगी, इसकी भी एक पूंछ होगी। तो बच्चा तो यही देख रहा है ना कि ये डिस्क्रिप्शन तो घोड़े से मिल रहा है, तो बच्चा इसे क्या कहेगा कि ये भी एक घोड़ा है, गाय को भी वो घोड़ा समझेगा। लेकिन क्या गाय घोड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब बच्चे को जब उसके माता पिता के द्वारा बताया जाएगा या फिर कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा कि ये घोड़ा नहीं बल्कि गाय है, तो अब क्या होगा कि उसके माइंड में एक द्वंद उत्पन्न होगा कि यार जो डिस्क्रिप्शन में जानता था वो तो घोड़े का था, अब ये गाय कैसे बन गया? तो इसके द्वंद को, यानी कि उसके माइंड में इस थिंकिंग के उथापथल को शांत करने के लिए जो पुराना डिस्क्रिप्शन था उसमें उसको करेक्शन करना होगा कि जिसके 4 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 पूंछ होगी, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ घोड़ा ही हो, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ घोड़ा ही हो, वो गाय भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकता है। ये सभी चीज उसको इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना होगा। और कैसे करेगा? वो पुराना जो ज्ञान था कि 4 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 पूंछ वाला घोड़ा होगा, उसमें करेक्शन करना होगा कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ घोड़ा ही हो, ये गाय भी हो सकता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नया ज्ञान क्या था? गाय। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान क्या था? घोड़ा में परिवर्तन करते हुए पूर्व ज्ञान से जोड़ना समायोजन कहलाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान उसका यह कह रहा था कि 4 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 पूंछ वाला घोड़ा होगा, यह उसका पूर्व ज्ञान था। नया ज्ञान क्या मिला कि 4 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 पूंछ वाला गाय भी हो सकता है, यह नया ज्ञान था। अब जब उसके माइंड में थिंकिंग के वजह से एक तरीके से द्वंद जब उत्पन्न हुआ कि उसे ये लग रहा था अरे यार ये तो पूरा घोड़े का ही डिस्क्रिप्शन है, ये गाय क्यों बोला जा रहा है? तो जब इस प्रकार से कुछ द्वंद उत्पन्न होगा तो पुराने इंफॉर्मेशन में उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि जिसके ये सभी डिस्क्रिप्शन हो वो सिर्फ घोड़ा ही हो, वो गाय भी हो सकता है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये भी जोड़ेगा कि घोड़ा हमें दूध नहीं देती है लेकिन गाय हमें दूध देती है। तो पुराने इंफॉर्मेशन में क्या करना पड़ा? परिवर्तन करना पड़ा, और तब वो नए ज्ञान को जोड़ रहा है, तो इसे हम लोग समायोजन बोलेंगे। यानी सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई नया ज्ञान जोड़ा जा रहा है बच्चे के द्वारा अपने माइंड में, तो नया ज्ञान जोड़ने के लिए अगर पुराने ज्ञान में कोई भी करेक्शन नहीं किया जा रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो वो आपका एसिमिलेशन होगा। और नए ज्ञान को जोड़ने के लिए पुराने ज्ञान में अगर करेक्शन करना पड़ रहा है तो इसे हम लोग एकोमोडेशन यानी कि समायोजन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये समायोजन और समावेशन करना क्यों पड़ता है? अभी मैंने आपको क्या बोला था, एक द्वंद उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक द्वंद। बच्चा अभी तक ये जान रहा था कि ये जो डिस्क्रिप्शन था ये घोड़े का था, लेकिन जब पहली बार उसको पता चला कि ये डिस्क्रिप्शन गाय के भी हो सकते हैं, 4 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 पूंछ ये बिल्ली के भी हो सकते हैं, ये कुत्ते के भी हो सकते हैं, तो जब बच्चा कंफर्म था कि इसे घोड़ा ही बोला जाएगा इस डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि अभी तक उसके संज्ञान में सिर्फ घोड़े के बारे में डिस्क्रिप्शन पता था, जब उसको बिल्ली, कुत्ते और गाय के बारे में पता चलेगा उसका भी डिस्क्रिप्शन सेम है कि उसके भी 4 पैर होते हैं, उसके भी 2 कान होते हैं, उसके भी 2 आंख होते हैं, 1 पूंछ होती है, तो अब बच्चे में क्या होगा? संज्ञानात्मक द्वंद उत्पन्न होगा कि यार जो मैं डिस्क्रिप्शन जान रहा था ये तो अलग अलग जानवर के भी हो सकते हैं। तो जब द्वंद उत्पन्न होता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो या तो पुराने इंफॉर्मेशन में एडिट करेगा या फिर नए इंफॉर्मेशन को बिना एडिट किए हुए सेव करेगा। तो यही प्रोसेस को बोला जाता है संतुलन। यानी कि जब भी बच्चा कोई नया इंफॉर्मेशन जानेगा तो नया इंफॉर्मेशन जानने की वजह से उसके माइंड में एक असंतुलन की स्थिति होती है। असंतुलन से बचने के लिए वो हमेशा या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पापा ये कैसे हो रहा है, या फिर टीचर से प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार की असंतुलन को शांत करने के लिए बच्चा 2 प्रकार से प्रक्रिया करता है, पहला समावेशन और दूसरा समायोजन। समावेशन तब करेगा जब पुराने इंफॉर्मेशन में कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और समायोजन तब करेगा जब पुराने इंफॉर्मेशन में एडिट करने, करेक्शन करने की आवश्यकता होगी। यानी कि जब बच्चा करेक्शन कर लेगा समायोजन के माध्यम से, और अगर बिना करेक्शन किए हुए सेव कर रहा है, दोनों कंडीशन में बच्चे एक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो उसके माइंड में द्वंद उत्पन्न हुआ था वो द्वंद समाप्त हो जाएगा जब उसको संज्ञानात्मक तौर पर उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। इसी को बोलते हैं साम्य धारण या फिर संतुलन। देखिए क्या बोला गया, संज्ञानात्मक द्वंद की स्थिति में बच्चे के द्वारा समावेशन या समायोजन के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जाता है। अब बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, किन किन स्टेजेस, किन किन चरणों के माध्यम से होता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जिसमें पहला अवस्था उनके द्वारा बताया गया संवेदी पीछीय अवस्था, जिसे अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, और इसका एज ग्रुप उन्होंने बताया था 0 से 2 साल। इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे इसमें जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। आप देखिएगा 2 साल से कम एज का जो बच्चा होगा वो कुछ भी चीज़ लेकर के अपने मुंह में डाल लेता है।
वो मुंह में डाल करके उसके स्वाद के माध्यम से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है या फिर छू करके जानने की कोशिश करता है। तो जो भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके माध्यम से वो सीखता है इस एज में बच्चा, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था में। इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। बच्चा मान लीजिए बेड पर लेटा हुआ है, मान लीजिए बेड पर लेटा हुआ खेल रहा है और वो खेलते खेलते उसका खिलौना बेड से नीचे गिर गया, तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे ये जरूर पता है कि भले ही वस्तु उसके आंखों के सामने नहीं है लेकिन आसपास ही है, यानी कि वस्तु का स्थायित्व क्या है, बना हुआ है। भले ही वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वस्तु उसके आसपास ही है और उसी वस्तु को पाने के लिए वो क्या करता है, रोने लगता है। तो इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी कि आंखों से ओझल हो जाने के बावजूद भी वस्तु का स्थायित्व बना है, इसके बारे में बच्चा जान जाता है इस अवस्था में, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था में। देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वस्तु के मूर्त रूप से बच्चे के सामने ना होने की स्थिति में भी बच्चे को पता होना कि वस्तु की स्थिति अभी भी बनी हुई है, यानी वस्तु है, भले उसको दिखाई ना दे रहा हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। इसके बाद से तो जो दूसरा स्टेज उनके द्वारा बताया गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसका जो एज ग्रुप होता है वो 2 से 7 साल होता है। इसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपका, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि क्रिया करने से, संक्रिया करने से पहले की अवस्था। यही बोला गया है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देखता है, समझता है, लेकिन उसके प्रति कोई क्रिया, ये प्रिया नहीं बल्कि क्रिया, कोई क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि क्रिया करने से पहले की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। यानी कि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर चीजों को देखता भी है और उसको समझता भी है, लेकिन उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि गाय का नाम लेने पर बच्चे के मन में गाय का एक प्रतीक उसके दिमाग में बन जाता है। जैसे कि देखिए बच्चे को बोला जाता है कि कुत्ता कैसे बोलता है, तो वो बिना कुत्ते को देखे ही बता लेता है 2 से 7 साल के एज में कि कुत्ता भौं भौं करता है। ये कैसे बता पा रहा है? क्योंकि कुत्ते का एक इमेज उसके मन में बैठा हुआ है, उसके स्कीमा में सेव हो चुका है, और वो किस प्रकार से बोलता है ये भी उसके स्कीमा में सेव हो चुका है। यानी कि वो उसका एक सिंबल बन चुका है और इसके माध्यम से बच्चा सीख चुका है कि गाय है तो वो कैसी दिखती है, कुत्ता है तो कैसे बोलता है, डक है तो वो कैसे बोलेगा। ये सब प्रतीकों के माध्यम से बच्चा इस स्टेज में सीख रहा होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद से देखिए इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा 2 से 7 साल का जो एज का ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि बच्चे मान लीजिए किसी काम को करने जा रहे हैं, अचानक बीच में कुछ उसका ध्यान आकर्षित हुआ तो वो अपना क्या जो काम जो वो करने जा रहा था उसको भूल जाएगा, और जिसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित हुआ अब वो उसकी तरफ निर्देशित व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा, यानी उसके प्रति रिस्पॉन्स देने लगेगा। अगर मान लीजिए वो काम कर रहा है, अचानक से कुछ दूसरी एक्टिविटी हो गई, अब उसका ध्यान मान लीजिए उधर चला गया, तो उसका पूरा फोकस अब अगले वाले काम पर चला जाएगा। इसी को बोला जा रहा है कि वो जो भी लक्ष्य आगे आते रहेंगे उसके प्रति वो व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसे बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसके साथ ही साथ इस स्टेज में एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी और आती है, जैसे कि जीववाद। जीववाद क्या होता है कि इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए बच्चा जब गिर जाता है तो माता क्या करती है, अरे मेरे बच्चे को चोट लग गया, वो क्या करती है, धरती को पीटने लगती है, धरती पर पैर मारती है या फिर हाथ मारती है। तो बच्चे को मजा आता है, उसको ये लगता है कि धरती या फिर जमीन उसे गिरा दी है और मम्मी मेरी उसको पीट रही है। तो बच्चे को मजा आता है कि जो जिसने मुझे चोट लगाया उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, जबकि बच्चा नहीं जान पा रहा है कि जो जमीन है वो निर्जीव है। यही मैं बोल रहा हूं कि जीववाद का मतलब क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि बच्चे जब 2 से 7 साल के एज के होते हैं तो देखिएगा खिलौने से खेलते रहेंगे तो क्या कहते हैं कि हट जाओ नहीं तो मेरा गाड़ी तुम्हें कुचल देगा, हट जाओ नहीं तो हाथी आ रहा है तुम्हें कुचल देगा। तो उसे ये लगता है कि जो गाड़ी खिलौने से वो खेला है या फिर जो हाथी से वो खेला है उसमें भी जीवन है। छोटे लड़कियों को देखिएगा तो वो गुड्डे को नहला रही होती है, खाना खिला रही होती है। बच्चे जो होते हैं वो भी गुड्डे को इसी प्रकार से एक्टिविटी कराते हैं। कई बच्चे तो क्या होते हैं कि जिस प्रकार से उनके माता के द्वारा उनको शुशु कराया जाता है उसी तरीके से वो भी शुशु कराते हैं, इस प्रकार से कि उनको ये लगता है कि इसमें भी जान है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्टेज में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसी को बोला जाता है एनिमिज्म यानी कि जीववाद। अगला महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है अहम केंद्रिता,
अहम केंद्रित, जिसे इकोसेंट्रिज्म बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे को ये लगता है कि बच्चा जो कुछ भी कर रहा है या फिर जो कुछ भी सोच रहा है वही बिल्कुल सही है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे को यह लगता है कि वह सोच रहा है या जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है, मतलब यानी अपने आप से ही प्रेम के सेंस में आप समझ सकते हैं कि अपने पर ही वो केंद्रित रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे सही है। इसके बाद से अगला टर्मिनोलॉजी है अपलटावीपन, जिसे अंग्रेजी में इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है, ये बेसिकली संख्याओं में पाया जाता है, यानी कि इसमें बच्चा संख्याओं में एक बार किसी बिंदु से आगे निकल जाने के बाद पुनः उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता, पुनः उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। जैसे अगर मैं बच्चे को बताऊं कि ये क्या है तो बच्चा बोलेगा एक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बच्चे से पूछूं कि बेटा अब क्या है तो वो बोलेगा चार है। अगर मैं उससे पूछूं कि एक कहाँ गया तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिस बिंदु, ये वाले बिंदु से वो आगे निकल चुका ऐसे करके। अब अगर बच्चे को पता रहे कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर मैं हटा दूं, देखिए मैं हटा रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा दें तो हमें पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बच्चा 2 से 7 साल यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब होता है तो वह पीछे नहीं जा पाता। एक बार जब वो आगे बढ़ गया तो वो पीछे नहीं जा पाता। इसी को बोलते हैं अपलटावीपन। ठीक है, अपलटावीपन यानी कि बच्चा 2 से 7 साल के एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में अपलटावीपन उसमें होता है, यानी कि वह पुराने बिंदु पर नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही साथ इस अवस्था में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि मुद्रा संप्रत्यय। 2 से 7 साल के बच्चे को आप देखिएगा, उसको 100 का एक नोट दीजिए और उसको 5-5 के 2 सिक्के दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो 5-5 का 2 सिक्का लेना चाहेगा। उसे ये लगेगा कि ये तो एक ही है, 100 का नोट एक ही है, और ये देखेगा कि ये 2 चीजें हैं, तो उसको ये लगेगा कि चूंकि ये 2 मिला और ये 1 मिला तो उसे ये लगेगा कि ये चीज ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो 100 का नोट ना लेकर के आपसे 5-5 के 2 सिक्के लेना चाहेगा। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा का संप्रत्यय यानी कि जो मनी कॉन्सेप्ट है उसको बच्चा नहीं समझ पाता है। इसके अलावा दूरी के भी कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाता है, भार को भी नहीं समझ पाता। भार का मतलब कैसे, अगर बच्चे से आप पूछे कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में कौन सा भारी है, तो बच्चे को रुई चूंकि ज्यादा दिखेगा तो बच्चा बोलेगा कि रुई ज्यादा भारी है, जबकि उसे 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई तो दोनों का वेट बिल्कुल इक्वल होगा ना, लेकिन चूंकि उसे रुई ज्यादा दिखेगा और लोहा कम दिखेगा इसलिए वो रुई को ज्यादा भारी बताएगा। इसके अलावा ऊंचाई की बात कर ले तो ये सभी कॉन्सेप्ट इस अवस्था में बच्चे में इसके प्रति समझ विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले टर्म की, केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रेशन। इसको भी ध्यान से समझिएगा। बच्चा इसमें क्या करता है कि एक समय में किसी भी वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चे से पूछा जाए कि मान लीजिए बच्चा किसी गाय को देख रहा है, तो बच्चे से पूछा जाए कि गाय के कितने पैर हैं, तो वो बता लेगा कि 4 पैर है। लेकिन गाय चला गया, अब अगर बच्चे से पूछेंगे कि गाय का कलर क्या था तो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल एक विशेषता पर था, उसका पूरा ध्यान केवल गाय के पैर पर था। वो गाय के अन्य एस्पेक्ट को देखा ही नहीं कि उसकी पूंछ कितनी है, उसके आंख कितने हैं, उसके कान कितने हैं, उसका कलर कौन सा है। उसके मन में बस ये बैठा हुआ है कि मुझे बस पैर पर फोकस करना है, इसलिए बस वो पैर को ध्यान दे पाया कि इसके 4 पैर होते हैं, बाकी के अन्य पक्षों पर वो ध्यान ही नहीं देता है। यही बोला जाता है इसको केंद्रीयकरण, यानी कि किसी भी वस्तु को देखते समय उसके केवल एक ही विशेषता, एक ही गुण पर ध्यान को केंद्रित कर पाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन बोला जाता है। इसके बाद से अगला महत्वपूर्ण टर्म जो है वो है संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको अंक में जो बताया था कि एक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद से अगर पुराने बिंदु पर बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है तो इसे अपलटावीपन बोलते हैं। ये भी बिल्कुल संरक्षण उसी के समान है, लेकिन उसमें क्या होता था, वो अंकों में होता था, और संरक्षण क्या होता है, आकृति में होता है या फिर चित्रों में होता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चे को 2 ग्लास दिया जाए, मान लीजिए एक ग्लास थोड़ा लंबा है लेकिन पतला है और दूसरा ग्लास चौड़ा है लेकिन छोटा है, तो अगर बच्चे से पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो भले ही दोनों में बराबर पानी क्यों ना रहा हो, बच्चा इसे ज़्यादा पानी बोलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा आकृति को देख करके क्वांटिटी का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये भले पतला है लेकिन लंबा है और ये चूंकि छोटा है लेकिन चौड़ा भी तो है। तो इसे ही बोलते हैं संरक्षण का अभाव, यानी कि यह गुण चित्रों और आकृतियों में पाया जाता है। गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बच्चे से बोलूं कि ये क्या है तो बच्चा बोलेगा कि ये त्रिभुज है, 2 से 7 साल का बच्चा। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे खींच दूं तो अब बच्चे से पूछूं कि बेटा अब क्या है, तो बोलेगा कि अब इसमें 2 त्रिभुज हो गया, एक और ये 2। अगर मैं पूछूं कि पहला वाला त्रिभुज क्या हुआ तो वो उसे नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि अगर ये वाली लाइन में हटा दूं, देखिए मैं हटा रहा हूं, अगर ये वाली लाइन में हटा दूं तो पहले वाले आकृति पर हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी कि
एक अवस्था, ये पहली अवस्था थी, इस अवस्था से बच्चा आगे निकल चुका, ऐसे लाइन खींच करके दो त्रिभुज के बारे में, यानी एक अवस्था से आगे निकल जाने के बाद से पुरानी अवस्था पर ना आ पाना, इसे ही बोलते हैं संरक्षण का अभाव। तो पलटावीपन भी तो यही था, अपलटावीपन भी तो यही था कि एक अवस्था के बाद जब बच्चा आगे निकल जा रहा था तो पुराने पॉइंट पर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसमें अंतर क्या था कि वो संख्याओं में पाया जा रहा था, और ये इसमें अंतर क्या है कि इसमें ये जो है ये आकृतियों और चित्रों में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन। इस अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल का जब बच्चा है तो उसमें वस्तुओं को उनके आकार के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख पाता है, यानी कि बच्चा वस्तुओं को उसके आकार के आधार पर सीरियल से नहीं लगा पाता है इस अवस्था में, 2 से 7 साल की अवस्था में। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला महत्वपूर्ण स्टेज जीन पियाजे के द्वारा जो बताया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज ग्रुप उन्होंने बताया था 7 से 11 साल। इस अवस्था में जो बालक होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि मूर्त अवस्था में वस्तुओं को देख करके उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बच्चे को आप दिखाएंगे, मान लीजिए आम दिखा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा मूर्त अवस्था में आम को देख रहा है तो आम के बारे में चीज़ों को वो बताने लगेगा, आम के बारे में चिंतन करने लगेगा। इसी प्रकार से सेब बता रहे हैं तो सेब को जब दिखा रहे हैं मूर्त अवस्था में तो सेब को देख करके वो इसके बारे में चिंतन करने लगेगा। यानी जो भी चीज़ को आपको चिंतन कराना है, यानी बच्चे को उसके बारे में सोचने के लिए कहना है, तो आपको मूर्त अवस्था में दिखाना होगा। इस अवस्था में कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 साल जब बच्चे की एज है, तो यानी कि बच्चा चिंतन करने लगता है वस्तुओं को मूर्त अवस्था में देखने पर। यहां पर देखिए इस अवस्था में संरक्षण, अपलटावीपन, क्रमबद्धता, मुद्रा संप्रत्यय आदि गुणों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये सभी चीजें वहां पर शुरुआत तो हो जाती हैं, लेकिन मैच्योरिटी कहां पर आती है? मैच्योरिटी आती है इस अवस्था में आकर के, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकर के ये सभी चीजें बच्चे पूरी तरीके से पा लेते हैं, यानी कि संरक्षण उसमें आ जाता है। यानी चित्रों में अगर कुछ भी परिवर्तन कर देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये परिवर्तन हुआ है, अगर इसको हटा दिया जाए तो पुराने चित्र पर हम लोग पहुंच जाएंगे। अपलटावीपन, अब बच्चे में अपलटावीपन हट करके पलटावीपन आ जाता है, यानी कि बच्चे को अगर 1 लिखा गया है और ऐसे कर देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि इस और इस लाइन को हटा देंगे तो हमें फिर से 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्रमबद्धता बच्चा आ जाएगा, यानी कि बच्चा अब चीजों को उसके साइज के आधार पर, उसके आकार के आधार पर क्रम से लगा सकता है। इसके अलावा मुद्रा संप्रत्यय, यानी कि अगर बच्चे को 100 का नोट दिखाएंगे और 5-5 के 2 नोट दिखाएंगे तो बच्चा अब इसको नहीं लेगा, वो जान रहा है इसकी वैल्यू 10 ही रुपए है और इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो वो इसको एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये सभी गुण जो है वो बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए आगमनात्मक तर्क। इस अवस्था में बच्चा जो है वो उदाहरण को देख करके तर्क करना सीख जाता है। ठीक है, उदाहरण को देख करके तर्क करना सीख जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था में अंतिम जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसका उम्र रेंज जो उन्होंने बताया था 11 से 15 साल के बीच में बताया था। ठीक है, देखिए यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जो भी चारों अवस्था बताया था उसमें सबसे उच्च अवस्था ये है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था कि बच्चा मूर्त अवस्था में यानी प्रत्यक्ष तौर पर जिन वस्तुओं को देख रहा है उसी के बारे में केवल चिंतन कर सकता था, लेकिन अब बच्चा अमूर्त रूप से भी चिंतन कर पाएगा। जो चीज उसके आंखों के सामने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है उसके बारे में भी अब बच्चा चिंतन करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके बाद से इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है निगमनात्मक तर्क। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता था? आगमनात्मक तर्क होता था, यानी कि बच्चा उदाहरण देख करके उसके ऊपर तर्क करता था। लेकिन अब इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि कोई भी नियम आप बच्चे को बताएंगे तो वो नियम उसके लिए अमूर्त अवस्था होती है, लेकिन चूंकि अमूर्त चिंतन तो यहाँ पर शुरू हो गया, इसलिए बच्चा नियमों पर भी तर्क करना शुरू कर देता है इस अवस्था में। ठीक है, इसके बाद से जीन पियाजे की कई बार आलोचना भी की गई कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, किन किन बातों पर आलोचना हुई इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को अपरिवर्तनशील बताया गया है उनके द्वारा, जबकि अगर बच्चे का अच्छा वातावरण मिले तो वह अपने अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि इस अवस्था में ये प्रॉपर्टी विकसित होगी, तो कई मनोवैज्ञानिकों ने उनका विरोध किया कि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिले, क्योंकि बच्चे का विकास कैसे होता है? हेरिडिटी, यानी कि उसकी आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट उसके
वातावरण के अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो सभी गुण जो हैं वो पहले भी विकसित किए जा सकते हैं। इसलिए उनका एक तरीके से आलोचना किया जाता है, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि उनका जो भी चरण है वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया है उसी अवस्था में जाकर के विकसित होगा, इसलिए उनकी आलोचना की जाती है। दूसरा देखिए, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने यह बताया था कि पहले बच्चे में विकास होगा, पहले बच्चे में विकास होगा, उसके बाद वो सीखता है। क्योंकि जीन पियाजे ने यह कहा है कि पहले बच्चे मेच्योर होते हैं, जैविक तौर पर पहले परिपक्वता उनमें आती है, उसके बाद से उनमें अधिगम यानी चीज़ों को वो सीखते हैं। जबकि ले वाइगोत्स्की का मानना यह था कि पहले अधिगम होता है उसके बाद विकास होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के बाद से उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। ये ले वाइगोत्स्की का मानना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, ले वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि पहले बच्चों में भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार जन्म लेती है। लेकिन जीन पियाजे जो थे इसका जस्ट उल्टा मानते थे। उनका यह मानना था कि पहले बच्चे में विचार आता है, उसके बाद भाषा जन्म लेती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे पहले विचार को मानते थे, उसके बाद भाषा को मानते थे। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं कि वह एक जानवर है। ठीक है, वह एक जानवर है। तो इस वाक्य को देखिए किस इंटेंशन के साथ बोला गया है, किस विचार के साथ बोला गया है, इससे जाकर के भाषा क्लियर होगी। देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग जो निर्दयी होते हैं, किसी बच्चे को निर्दयी की तरह पीट रहे हैं तो उसको भी बोल देते हैं यार तुम बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो हो सकता है कि वाकई में कोई जानवर भी हो, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान है जो कि निर्दयता की हद पार कर दिया गया है उसके द्वारा, इसलिए लोग उसको जानवर की तरह पुकार रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। तो यहां पर जो जानवर शब्द है, वो जो ये भाषा बोला गया, देखिए वह एक जानवर है, ये क्या है? ये एक भाषा है, लैंग्वेज है। वह एक जानवर है, एक भाषा है। और जानवर किस विचार के साथ बोला गया है? क्या वाकई यह एक जानवर है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया जो कि बहुत निर्दयी है? ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया है। तो ये जानवर या फिर व्यक्ति कैसे क्लियर होगा? ये जो भाषा बोला गया है उसके विचार के माध्यम से क्लियर होगा कि वो वाकई में किसी जानवर को बोल रहा है या फिर व्यक्ति को बोल रहा है। यानी ये विचार पहले क्लियर होगा तभी ये भाषा क्लियर हो सकती है कि वह जानवर है, वह किसके लिए यूज किया गया है, वाकई में जानवर के लिए या फिर व्यक्ति के लिए। यानी कि यही जीन पियाजे बोलते थे कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा क्लियर होगी, क्योंकि वह जानवर है, किस विचार के साथ बोला गया उसके बाद ही तो भाषा क्लियर हो पाएगी कि वाकई में जानवर की बात की जा रही है या फिर व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। इसीलिए जीन पियाजे का यह मानना था कि पहले विचार उसके बाद भाषा जन्म लेती है, जबकि ले वाइगोत्स्की इसका ठीक उल्टा मानते थे, पहले भाषा आती है उसके बाद विचार जन्म लेता है। तो जीन पियाजे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपने देख लिया। अब चलिए जीन पियाजे पर आधारित प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया संरक्षण यानी कंजर्वेशन की बात की जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि संरक्षण का जो पूरा परिपक्वता है, यानी कि बच्चे पूरे तरीके से संरक्षण कब कर पाते हैं? वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुक्रमिक वर्गीकरण यानी कि क्रमबद्धता, आप इसे समझ सकते हैं, क्रम से चीजों को लगाना, तो ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिपक्व होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रतिलोमिक चिंतन यानी कि इरिवर्सिबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि एक, जैसे अंकों में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक लिखा हुआ है और अगर मैं ऐसे कर दूं और पूछूं कि अब एक कहाँ गया, तो बच्चा नहीं समझ पाता कि अब एक कहाँ गया, उसे सिर्फ ये दिखेगा कि ये 4 है। बच्चा नहीं समझ पाता कि इस लाइन और इस लाइन को अगर मैं हटा दूं तो हमें पहले वाला 1 मिल जाएगा। इसे ही बोला जाता है प्रतिलोमिक चिंतन, अप्रतिलोमिक चिंतन, यानी कि बच्चा एक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद से दोबारा उस बिंदु पर वापस नहीं आता। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चिंतन नहीं हो पाता, ये मूर्त में जाकर के कंप्लीट होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रतीकात्मक खेल, ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कई बार बच्चे अपने में क्या करते हैं, अपने में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पेशेंट बनेगा, कोई मदर का रोल प्ले करेगा, कोई फादर का रोल प्ले करेगा, कोई बच्चे का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर बच्चा जो कुछ भी अपने परिवार और समाज में देखता है उसी को खेलने लगता है। कैसे? कोई डॉक्टर बना, कोई एक तरीके से घर का बच्चा बन गया, कोई पिता बन गया, और वो प्रतीकों के माध्यम से खेल रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतीकात्मक खेल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब बात की जाती है तो 2 से 7 साल का एज आता है। ऐसा इस एज ग्रुप में बच्चे प्रतीकात्मक खेल को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ध्यान से समझिएगा, प्रतीकात्मक खेल किस में आता है? वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती है। दूसरा व्यक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष तौर पर भी है तो भी उसके दृष्टिकोण को ना समझ पाना, यानी कि मूर्त चिंतन अभी बच्चे में नहीं आया है, जो कि मूर्त चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो यानी ये तो होगा नहीं। अब जब मूर्त नहीं आया तो औपचारिक भी नहीं आया होगा, अमूर्त भी नहीं आया होगा और संवेदी गामक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा प्रतीकात्मक खेल नहीं कर पाता, जबकि प्रश्न के अनुसार वो प्रतीकात्मक खेल कर पा रही है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? मैंने आपको डिटेल में ये बताया था कि जब पूर्व ज्ञान यानी मौजूदा ज्ञान से जोड़ करके नई सूचना को उसमें शामिल किया जाता है बिना पूर्व ज्ञान यानी मौजूदा ज्ञान में करेक्शन किए हुए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी कि समावेशन या फिर आत्मसातकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो मौजूदा ज्ञान है यानी जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो पूर्व ज्ञान है, क्या उसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है? यहां पर करेक्शन नहीं हो रहा है तो सीधे तौर पर यह आत्मसातकरण होगा, और अगर करेक्शन होता तो यहां पर क्या हो जाता? समायोजन हो जाता। ठीक है, बस इतने ही को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए समायोजन नहीं हो सकता। आत्मसातकरण यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द जो होते हैं वो वस्तुओं के प्रतीक होते हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आपको यहां पर दिख रहा होगा कि तर्क कर सकती है। तुरंत आप सोचेंगे कि तर्क किस में आता है? तर्क आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर वस्तुओं को देख करके तर्क कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि संरक्षण और क्रमबद्धता, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है, अभी बच्चे में जनरेट नहीं हुआ है, यानी बच्चा संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, बल्कि उसके पहले वाले स्टेज में होगी बच्ची। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहला वाला स्टेज कौन सा होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जब बच्ची 2 से 7 साल की है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर आप विचार करें, देखिए दूसरा दिया गया अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक में तो बच्चा चिंतन करने लगता है, किस प्रकार से? अमूर्त तरीके से। तो यहां पर अमूर्त तरीके से चिंतन की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं होगा। संवेदी गामक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संवेदी गामक में प्रतीक नहीं आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में संरक्षण और क्रमबद्धता आ जाती है, लेकिन प्रश्न के अनुसार अभी बच्ची में नहीं आई है, तो यह भी नहीं होगा। एक ही केवल विकल्प ही बचा, ऑप्शन नंबर 1, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है। तो किसी भी सूचना को देख करके हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एक बर्गर दिया गया, इसके साथ ही बच्चे को एक साबुन दिया गया, इसके साथ ही बच्चे को एक पेंसिल दिया गया, तो सभी अलग अलग कैटेगरी की है। यहाँ पर बर्गर जो है वो बच्चा समझ सकता है कि ये खाने की वस्तु है, साबुन जो है वो नहाने या फिर कपड़े धोने की वस्तु है, ठीक है, और जो पेंसिल दिया गया वो लिखने की वस्तु है। तो सबका फंक्शन अलग है, यानी सभी वस्तुएं अलग अलग हैं। अब सबको कैटेगराइज कैसे करेगा? बच्चा कभी ना कभी बर्गर खाया होगा, तो वो इसके इमेज को देख करके समझ सकता है कि ये खाने की वस्तु है। यानी कि वो कैसे कंपेयर कर रहा है? उसके माइंड में पहले से बर्गर का एक इमेज बना होगा, यानी कि जो इमेज बना होता है वो कहाँ सेव होता है? वो उसके स्कीमा में सेव होता है। नहाने का साबुन वो पहले से जानता होगा, पेंसिल वो पहले से देखा होगा, तभी तो वो कैटेगराइज कर पा रहा है। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसी वस्तु या फिर बच्चे को कोई एक ऐसी वस्तु दिखाया जाए जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। जब नहीं जानता तो वो कैसे कैटेगराइज कर पाएगा? और जानेगा कैसे? किसी भी चीज को हम लोग देख करके कैसे पहचानते हैं? उसका एक इमेज हमारे माइंड में पहले से सेव होता है स्कीमा के तौर पर, और जैसे ही हमारा माइंड उस चीज को देख रहा होता है, मतलब हमारी आंखें जब उस चीज को देख रही होती है, तो हमारा माइंड जो है वो हमें सिग्नल दे करके बताता है कि आपके माइंड में पहले से एक इसकी इमेज छपी हुई है, और इस वस्तु को ये बर्गर कहते हैं, या फिर नहाने के लिए साबुन कहते हैं, या फिर लिखने के लिए पेंसिल कहते हैं। तो ये स्कीमा से कंपैरिजन होकर के बताता है हमारा माइंड, ठीक है। तो संगठित हम लोग कैसे करते हैं? वो स्कीमा से प्रतिपादित होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है। वर्तमान स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान, जो कि उसके माइंड में पहले से इमेज छपा हुआ है पूर्व ज्ञान का, ठीक है, द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, यानी बच्ची अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को नहीं जोड़ पा रही है, ठीक है, के कारण एक नया स्कीमा यानी कि नया ज्ञान की बात की जा रही है, नया ज्ञान, ठीक है, की रचना क्या कहलाती है। तो देखिए, जब भी हम लोग पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे माइंड में पहले से इमेज है, हम उसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल हैं उसको करने के सेंस में। यानी कि या तो यहां पर बच्ची पूर्व ज्ञान में कुछ करेक्शन करेगी या फिर नया स्कीमा बना देगी। तो दोनों कंडीशन में ये किसका उदाहरण है, समायोजन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अगर ये समान होता तब तो उसी स्कीमा में नए ज्ञान को भी वो जोड़ रही होती, लेकिन बच्ची असमर्थ है, वो नहीं समझ पा रही है कि दोनों ज्ञान एक ही है, इसलिए वो नया स्कीमा बना दे रही है, या फिर नया स्कीमा बनाने की जगह वो पुराने स्कीमा में भी कुछ परिवर्तन कर सकती थी। जहां पर भी परिवर्तन शब्द आ गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। यहां पर जो लीला है वो क्या कर रही है, वो जो बटन है उसके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित कर पा रही है, यानी क्रमबद्ध तरीके से लगा पा रही है। क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्धता किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर एज उसका क्या बताया गया, 9 वर्ष बताया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या होता है, 7 से 11 साल होता है, तो 9 साल इसी के बीच में आएगा। तो इस एज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्ची जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। मैं एक बार फिर से एज ग्रुप बता देता हूं। 0 से 2 साल आपका संवेदीगामक, 2 से 7 साल आपका पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 आपका मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 या फिर 11 प्लस आप इसे कह सकते हैं, ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो यहां पर डायरेक्टली आपको 9 वर्ष दिया गया, तो इसी रेंज में आएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अपना अनुभव, जो उसको नया अनुभव प्राप्त हुआ, यानी कि वो नया ज्ञान है, जो नया अनुभव प्राप्त हुआ उसको नया ज्ञान मिला, और वर्तमान स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है, क्योंकि जो पहले से उसके माइंड में इमेज के तौर पर सेव है वो तो उसके बारे में जान रहा है, यानी वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया। तो कहा क्या जा रहा है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है। तो यहां पर करेक्शन की कोई भी बात नहीं की गई है, पूर्व ज्ञान में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो जहां पर करेक्शन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी कि आत्मसात्करण, या फिर इसी को समावेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वह एक जानवर है, वह एक जानवर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जानवर या तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया हो, अगर वो बहुत निर्दयी है तो व्यक्ति विशेष को भी जानवर शब्द कई बार कहा जाता है, या तो वो वास्तविक रूप से जानवर ही हो। तो यहाँ पर ये किस इंटेंशन के साथ बोला गया है, बोलते समय बच्चे का या फिर व्यक्ति का विचार क्या है, इसके बाद ही ये भाषा तय होती है। क्योंकि वह एक जानवर है, ये एक भाषा है, क्या है, भाषा है। और ये जानवर जो शब्द है इसका पूरा कैसे क्लियर हो रहा है कि जानवर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उस व्यक्ति विशेष जो ये बोला हुआ है भाषा, उसके विचार से, यानी पहले विचार क्लियर होगा तभी भाषा आएगी, यानी कि विचार पहले आएगा तब भाषा आएगी। ये जीन पियाजे का कहना था, और लेव वाइगोत्स्की जस्ट इसका उल्टा कहते थे। तो प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो पहले विचार को ही आप चिंतन समझ सकते हैं, यानी पहले चिंतन उसके बाद भाषा आएगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढते हैं। पहले विकल्प में दिया गया चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, तो देखिए पहला ही विकल्प यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, तो ये गलत है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न हमसे किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। तीसरा देखिए, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया, तो ये स्वतंत्र नहीं होता है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 ग्लासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल
है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अनु को 2 ग्लास दिया गया, एक इस प्रकार से लंबा है और पतला है, और दूसरा ग्लास जो कि इस प्रकार से छोटा है लेकिन चौड़ा है। तो अनु को ये लगता है कि चूंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसमें ज़्यादा पानी होगा। लेकिन प्रश्न में आपको क्या बताया गया कि समान मात्रा में दोनों में जल है, यानी कि अनु केवल एक ही इसके एस्पेक्ट, एक ही केवल पक्ष पर ध्यान दे रही है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, वो इसके दूसरे पक्ष पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है कि इसकी चौड़ाई भी तो कम है। तो केवल एक समय में केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन बोलते हैं, यानी कि केंद्रीयता बोलते हैं। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीयता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी बोला जा रहा है, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक में आकर के ये कंप्लीट होता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए संवेदीगामक गलत है, पूर्व संक्रियात्मक गलत है। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आएगी? देखिए मूर्त चीजों को देख करके वो चिंतन कर पा रहा है, तो ये किस में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे सभी पक्षी कहलाते हैं। उसके बाद उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय उसने पक्षी कहा। क्यों ऐसा उसने कहा था? क्योंकि उसके मन में यह बैठा हुआ है कि जो जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं वो पक्षी होते हैं, जबकि चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। तो वो उसे स्तनधारी ना करके कह के पक्षी ही कह रहा था। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये उड़ने वाली चीज और जिनके पक्ष होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं, ये इसका क्या हो गया? पूर्व ज्ञान हो गया। ये इसका क्या हो गया? पूर्व ज्ञान हो गया। और उसने नई चीज चमगादड़ को देखा, ये उसका क्या हो गया? नया ज्ञान हो गया। ठीक है, तो जब भी नया ज्ञान को उसने जोड़ा पूर्व ज्ञान से, तो पूर्व ज्ञान में कोई भी करेक्शन उसने नहीं किया। वो नहीं देखा कि सभी उड़ने वाली चीज और सभी जिनके पंख होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके से पक्षी ही हो या फिर वो स्तनधारी भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार का कोई करेक्शन तो किया नहीं गया है, वो नए ज्ञान को हूबहू पूर्व ज्ञान में जोड़ दिया, यानी उसने चमगादड़ को भी पक्षी बता दिया। तो जब भी नया ज्ञान जोड़ते समय पुराने ज्ञान यानी कि पुराने स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी समावेशन यानी आत्मसात्करण बोलते हैं। और अगर पूर्व ज्ञान यानी कि स्कीमा में कुछ परिवर्तन किया होता है तो इसे समायोजन बोला जाता है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन तो किया नहीं है, कोई करेक्शन नहीं किया है, तो इसे क्या बोलेंगे? समावेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन कब घटित होता है? ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर अगर पूर्व ज्ञान में यानी स्कीमा में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर समायोजन होगा, और अगर परिवर्तन नहीं करना पड़ता है तो उसे समावेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समायोजन यानी पूर्व ज्ञान में क्या करना होगा? पुराने स्कीमा में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं से सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, उनका रूपांतरण करते हैं। दूसरा देखिए बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए ज्ञान अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। देखिए यहां पर परिवर्तन शब्द आ गया है, किसमें? वर्तमान स्कीमा यानी कि पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है। तो वर्तमान स्कीमा में अगर परिवर्तन करना पड़े और उसके बाद नए अनुभव को जोड़ा जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे समायोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। जहां पर आपको परिवर्तन दिख जाए पुराने स्कीमा में यानी पुराने ज्ञान में, तो वहीं आपका समायोजन होता है। और अगर बिना परिवर्तन के नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे समावेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 समायोजन होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल रंग के हैं और 12 नीले रंग के हैं। जब बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या फिर, यहां पर यह मिसप्रिंट है लाल नहीं होगा, या फिर टोटल फूलों की संख्या अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी उसके अंदर कौन सी दक्षता हासिल नहीं हुई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। टोटल फूलों की संख्या है 16, जिसमें से 4 फूल रेड कलर के हैं और 12 फूल ब्लू कलर के हैं। बच्चे से ये पूछा गया कि ब्लू कलर के फूलों की संख्या अधिक है या फिर कुल फूलों की संख्या अधिक है। तो बच्चा केवल
ये बता पा रहा है कि ब्लू फूलों की संख्या अधिक है, जबकि एक्चुअल आंसर क्या होगा कि टोटल फूलों की संख्या जो कि 16 है वो अधिक है। तो यहां पर ये बच्चा क्या कर पा रहा है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है। अगर वो हायरार्किकल कंडीशन में इसको अरेंज कर पाता कि हाँ 16 ज़्यादा है 12 से, तब तो ये बता पाता कि हाँ कुल फूलों की संख्या ब्लू फूलों की संख्या से अधिक है। तो ये श्रेणीबद्ध वर्गीकरण अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। संरक्षण क्या होता है, अगर आप इसको जान गए तो इसका उत्तर आप निकाल पाएंगे। देखिए संरक्षण क्या होता है, किसी भी आकृति में किसी भी चित्र में परिवर्तन करने के बाद से पुराने वाले चित्र पर पहुंच जाना ही संरक्षण कहलाता है। अब पुराने चित्र पर बच्चा कैसे पहुंच पाएगा, जब इसके सभी पहलुओं पर एक साथ वो ध्यान दे पाएगा। जैसे देखिए अगर मैंने ये त्रिभुज बनाया और बच्चे से पूछा कि बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो वो बोलेगा इसमें एक त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींच दूँ, अब मैं बच्चे से पूछूं कि बेटा अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो वो इसे काउंट करके बताएगा कि इसमें 2 त्रिभुज हैं। अगर मैं इससे बच्चे से पूछूं कि क्या हम लोग इससे पहले वाला त्रिभुज को प्राप्त कर सकते हैं, अगर बच्चा ये समझ पा रहा है, अगर बच्चा ये समझ गया कि इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूं, देखिए इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूं तो हम लोग पुराने त्रिभुज पर पहुंच जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे संरक्षण। तो ये कैसे हुआ, जब बच्चा किसी भी चित्र के सभी पक्षों पर ध्यान देगा तभी ये संभव होगा। क्यों, क्योंकि केंद्रीकरण में क्या होता था कि बच्चा किसी भी चित्र के या फिर किसी भी वस्तु के केवल एक ही गुण पर एक साथ ध्यान दे पाता था। और अगर मैंने यहां से लाइन खींच दिया तो बच्चा अगर विकेंद्रीकरण उसके अंदर होगा तो कम से कम वो समझ पाएगा कि हाँ इसको हटा देने से हमें पुरानी वाली चित्र मिल जाएगी। तो संरक्षण किस पर डिपेंड करता है, वो विकेंद्रीकरण पर और प्रतिवर्तीयता पर, यानी कि एक पॉइंट से आगे निकल जाने के बाद से फिर से रिवर्स आना, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्तीयता। तो संरक्षण में भी तो रिवर्स ही आ रहा है, यानी एक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद से पुराने बिंदु पर वापस आना, इसी को बोलते हैं संरक्षण। संरक्षण और एक और महत्वपूर्ण जो आपने पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्तीयता, दोनों जो होता है दोनों एक ही चीज है। संरक्षण सिर्फ चित्रों में पाया जाएगा और ज्यामिति में पाया जाएगा, और जो प्रतिवर्तीयता होता है रिवर्सिबिलिटी होती है वो आपका अंकों में पाया जाता है। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चा एक साथ उस वस्तु विशेष के या फिर उस चित्र विशेष के सभी पक्षों पर एक साथ ध्यान दे, तो इसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। और उस पॉइंट से वापस आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्तीयता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राघव एक झाड़ू पर इस तरीके से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाएगी। देखिए घोड़े को उसने प्रतीकात्मक तौर पर, माफ कीजिएगा, झाड़ू को उसने प्रतीकात्मक तौर पर घोड़ा समझाया हुआ है। तो प्रतीकात्मक या फिर इसी को सांकेतिक प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इसकी बात की गई, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी संरक्षण तो होगा नहीं, क्रमबद्धता होगा नहीं, आत्मकेंद्रीयता होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए, सारा को ये लगता है कि उसका जो ग्लास है वो कम चौड़ा है लेकिन पतला है, तो उसको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा नींबू पानी आया होगा। लेकिन उसकी बहन जो कि चौड़े ग्लास में दिया गया और कम हाइट का उसका ग्लास था, तो इसमें भी समान मात्रा का है। तो उसकी बहन तो जान रही है, लेकिन जो सारा है वो नहीं समझ पा रही है कि दोनों में समान मात्रा है। वो सिर्फ ये ध्यान दे रही है कि ये लंबा ग्लास है इसलिए इसमें ज़्यादा आया होगा। यानी कि किसी भी वस्तु के केवल एक पक्ष पर ध्यान दे पा रही है। कौन, सारा। तो किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज़ के एक केवल पक्ष पर ध्यान देना और दूसरे पक्षों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, इसी को बोलते हैं केंद्रीयकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रेशन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल वो एक ही पॉइंट पर सेंटर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पा रही है कि वो ग्लास लंबा है यानी उसमें ज़्यादा नींबू पानी आया होगा, जबकि वो ये नहीं देख रही है कि इसकी चौड़ाई भी तो कम है। तो केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने को क्या बोलते हैं, केंद्रीयकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों
का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है और आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबल्स का इस्तेमाल किसमें होता है, तो वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि उसमें तार्किक मानसिक समझ उभरने लगी है, पूरी तरीके से उभरी नहीं है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है तार्किक समझ, बल्कि अभी धीरे धीरे वो स्टार्टिंग स्टेज में धीरे धीरे वो तर्क करना सीख रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्योंकि अगर उसका तार्किक मूर्त चीजों को देकर के तार्किक क्षमता आ जाती तो ये मूर्त में चला जाता, लेकिन मूर्त नहीं होगा क्योंकि ये उभरता नहीं है मूर्त में, बल्कि मूर्त में जाकर के कंप्लीट होता है। ये अभी शुरुआत है, उभरना शुरू हुआ है, तो उभरना ये पूर्व संक्रियात्मक काल से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाती है सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं। संरक्षण पूरी तरीके से कंप्लीट किसमें होता है, वो मूर्त में जाकर के होता है, यानी बच्चा अभी अक्षम है। इसका मतलब ये है कि उससे पहले वाले स्टेज में है। साथ ही साथ यहां पर देखिए सिंबल्स की बात की गई है, संकेतों के माध्यम से बच्चे खेल रहे हैं, तो संकेत वाला खेल किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। और अगर संरक्षण कंप्लीट हो जाता, यानी संरक्षण करने में वो सक्षम होता, तो मूर्त में जाकर के ये चीजें हो रही होती, लेकिन संरक्षण करने में अभी बच्चा कंजर्वेशन करने में अभी अक्षम है, इसलिए उससे पहला वाला स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के एक बर्तन को दूसरे में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि बालक में अभी विकेंद्रीकरण नहीं आया हुआ है, क्योंकि केंद्रीकरण यह कहता है कि बच्चा केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दे पाता है, यानी कि बच्चा केवल देख रहा है कि उस ग्लास की लंबाई ज्यादा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि उसकी चौड़ाई भी तो कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण या फिर अकेंद्रीयता। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर प्रश्न में यह पूछता कि ये प्रॉपर्टी क्या है, तो ये केंद्रीकरण है कि एक ही पक्ष पर ध्यान दे पाना। और अगर ये पूछा है, प्रश्न में ये पूछा गया कि ये किसकी कमी को दर्शाता है, तो ये विकेंद्रीकरण या फिर अकेंद्रीयता की कमी को दर्शाता है। दोनों एक ही चीज है। अगर उसमें एक ही पक्ष पर केवल ध्यान दे रहा है तो इसे केंद्रीकरण बोलेंगे, और किसकी कमी की वजह से वो केवल एक पक्ष पर ध्यान दे रहा है तो इसे विकेंद्रीकरण या फिर अकेंद्रीयता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूर्व ज्ञान में क्या कर दिया गया है, करेक्शन किया गया है, बदलाव किया गया है। तो ये क्या होगा, ये एकोमोडेशन होगा, यानी कि आपका समायोजन होगा। और अगर बिना बदलाव के अनुभव को जोड़ा जाता, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाता, तो क्या हो जाता, समावेशन होता या फिर आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन होता। चूंकि यहां पर करेक्शन करना पड़ा है, बदलाव करना पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 समायोजन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। देखिए बच्चा जब 2 साल का होता है तब तो वो अच्छे से नहीं बोल पाता है, लेकिन 2 से 7 साल का एज ग्रुप ऐसा है, इसमें बच्चा बोलना शुरू करता है और बहुत तेजी से बोलना सीखता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो लाक्षणिक कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, वो इसी अवस्था में होते हैं, 2 से 7 साल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। आगे आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आप इस पूरे टॉपिक पर महारत हासिल कर लेंगे और कभी भी इस टॉपिक से कहीं भी किसी भी परीक्षा में पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अभी आगे वीडियोस में आपके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हुए हैं, डायरेक्टली वो प्रश्नों को मैं समाहित कर रहा हूं जो कि पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन सीटेट के परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो क्रमबद्धता में क्या उन्होंने बताया था कि वस्तुओं को किसी क्रम में लगाना
उनके साइज के आधार पर, उनके लंबाई के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, इसी को बोला जाता है क्रमबद्धता। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता, ये गलत है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, ये भी गलत है। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये भी गलत है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, देखिए क्रमबद्धता में क्रम की ही बात की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के एक गोले को यदि दबा करके एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ध्यान से समझिएगा। एक चिकनी मिट्टी, मान लीजिए इतना बड़ा मिट्टी का गोला नसीमा बच्ची ने ली है। अब उसको दोनों हाथों पर रब करते हुए, रगड़ते हुए उसने क्या किया है, एक पतला सा इस प्रकार से सांप का रूप इसे दे दिया है। तो अब उसे ये लग रहा है कि चूंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है इससे, इसलिए ये मिट्टी पहले से बढ़ गई है। तो वो क्या कर रही है, वो केवल इसके एक पक्ष पर ध्यान दे रही है कि इसमें लंबाई में ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई तो कम हो गया है, और इसका जो एरिया है वो इतना पूरा है, जबकि इसका क्या है, ये चौड़ाई इसका कम हो गया है। तो किसी भी वस्तु के केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीयता। यानी यहां पर उस बच्ची के द्वारा केंद्रीयता के आधार पर अपना तर्क दिया गया। तो देखिए जीववाद होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। मान लीजिए ये क पेंसिल है तो ये बड़ी है ख से। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, और पेंसिल ग से बड़ी है, और ख जो पेंसिल है वो बड़ी है ग से। ठीक है, अब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है वो ग से भी बड़ा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से ये रिलेशन बनेगा क ख और ये ग, यानी कि क जो है वो ग से भी बड़ा है। तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को दर्शाती है, ध्यान से आपको बताना है। देखिए उस बच्ची को सिर्फ ये 2 कंडीशन दिया गया, ये उसको दिया नहीं गया था, ये उसने अनुमान लगा करके बताया है, क्योंकि जब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये भी इससे बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये अनुमान उसके द्वारा लगाया गया, जिसे हम लोग सकर्मक अनुमान बोलते हैं। यानी कि एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ संबंध बनाते हुए अनुमान लगाना, इसे बोलते हैं सकर्मक अनुमान। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। देखिए आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर क्रम से लगाने वाली क्रमबद्धता वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि वो क्रम से लगा पाती है अथवा नहीं लगा पाती है, या फिर क्रम इस गुण को क्या बोलते हैं, उसे ये बोला गया है कि जब ये 2 कंडीशन देने के बाद वो क को ग से बड़ा बताने में सक्षम है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग सकर्मक अनुमान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रमबद्धता उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि प्रतिवर्तन आ जाता है। तो यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी दूसरे विकल्प की बात करें, प्रतीकात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्न चूंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्क आता है। क्या आता है, आगमनात्मक तर्क आता है। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे विकल्प में हमसे निगमनात्मक की बात की गई है, जबकि आता आगमनात्मक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अमूर्त चिंतन तो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रतिज्ञाप्ति चिंतन तो ये भी आपका प्रोपोर्शनल थिंकिंग इसे बोलते हैं, तो ये भी अमूर्त में जाकर के आता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकती हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन है, ऐसा मानने को ही जीववादी दृष्टिकोण कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है, ये संवेदी चालक अवस्था में होता है, यानी 0 से 2 साल की अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि मान लीजिए जब बच्चा 2 साल के आसपास का है तो वो कभी गिर गया, उसको चोट लग गया, तो उसे ये लगता है कि जमीन ने उसको मार दिया है। जब उसकी माता उसके जमीन पर पैर से या फिर हाथ से मारती है तो उस बच्चे को मजा आता है कि जो मुझे चोट लगाया उसको मेरी माता के द्वारा पीटा जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं जीववादी दृष्टिकोण, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है। ये संवेदी चालक अवस्था के बच्चे मानते हैं, यानी 0 से 2 साल के। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। ध्यान से समझिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 साल की बात की जा रही है। इसमें बच्चा क्या होता है, देखिए पहला विकल्प दिया गया अमूर्त सोच। अमूर्त सोच तो सबसे उच्चतम स्तर है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं।
दूसरे के नज़रिए की समझने की क्षमता, दूसरे का नज़रिया, ये बच्चे के लिए अमूर्त चीज़ है, ये भी चौथे स्टेज में जाकर के आता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। परिकल्पना, निगमनात्मक सोच, देखिए निगमनात्मक चिंतन या फिर तर्क करना किस में आता है? अमूर्त चिंतन में आता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर वाले सेक्शन में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न हमसे पूर्व संक्रियात्मक के बारे में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। देखिए 2 से 7 साल का जब बच्चा होता है, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो वो अपना पहले वाला काम छोड़ करके दूसरी काम की तरफ आगे बढ़ जाता है। और मान लीजिए दूसरा काम कर रहा है, उसी दौरान कोई तीसरी घटना घटित हुई और उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो वह दूसरे काम को छोड़ करके तीसरे काम की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि उसका जो लक्ष्य है वो निर्देशित हो रहा है उसके व्यवहार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2, माफ कीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का किस प्रकार और कैसा होना बहुत जरूरी है? तो देखिए, शिक्षक संरचित और अनम्य, अनम्य यानी कि रिजिड कहा जा रहा है कि शिक्षक एकदम रिजिड हो कि नहीं तुमको ऐसे ही पढ़ना है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया गया सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, तो सहानुभूति पॉजिटिव तो है, तो लेकिन कई बार ये निगेटिव सेंस में भी आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पैर से विकलांग बालक है, अगर मैं एज ए टीचर बच्चे से सहानुभूति दिखा रहा हूं तो बच्चे में निगेटिविटी आ सकता है कि मैं दूसरे बच्चे से अलग हूं, इसलिए सहानुभूति कई बार निगेटिव सेंस में चला जाता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। यांत्रिक तो हमेशा ही निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, गतिशील और लचीला, यानी टीचर को कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, यानी कि वो भी सक्रिय होना चाहिए, साथ ही साथ लचीला होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि कोई समावेशी कक्षा में हम लोग बात करते हैं कि एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। जब टीचर लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तभी तो सबकी जरूरतों को ध्यान में रखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है? मौजूदा दिखावट यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर चीजों को देखना, यानी मूर्त अवस्था में देखना। तो ये मूर्त अवस्था में बच्चा अभी चीजों को देख करके नहीं समझ पा रहा है, यानी कि मूर्त तो होगा नहीं। जब मूर्त में नहीं समझ पा रहा है तो अमूर्त भी बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे पास 2 विकल्प बचा, पहला संवेदी चालक और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि वस्तु स्थायित्व जो होता है वो किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। परिकल्पनात्मक सोच वाली वस्तुओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच यानी अमूर्त चिंतन की बात की जा रही है। अमूर्त चिंतन कब आता है? बच्चे में चौथी अवस्था में आता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। अमूर्त संकल्पना जो है वो चौथी अवस्था में आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जटिल शब्द जिस भी विकल्प में आ जाए वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के मानसिक स्थिति के हिसाब से एप्रोप्रिएट आप बताएंगे, ना कि बच्चों के लिए जटिल बताएंगे, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प केवल बचा ही, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना, यानी मूर्त अवस्था में चीजों को दिखा करके बताना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े गिलास बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? तो एक तो बच्चे में अभी सेंट्रेशन है, यानी कि केंद्रीकरण है, बच्चा केवल एक एस्पेक्ट पर ध्यान दे पा रहा है, इसके अलावा वह चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जिस बड़े से ग्लास से, जिस संकीर्ण ग्लास से, यानी कि लंबे ग्लास से, लंबे लेकिन पतले ग्लास से चौड़े बर्तन में पानी डाला गया, तो डाला तो उसी ग्लास से है ना, यानी पानी की मात्रा तो समान है। यानी वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं समझ पा रही है कि पानी जिस बड़े बर्तन में डाल दिया गया वो डाला गया उसी बर्तन से, यानी मात्रा समान है, यानी वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रही है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? पहला विकल्प देखिए, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है, तो ये भी गलत है। निगमनात्मक किसमें आता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कंजर्वेशन की बात की गई है और कैटेगराइजेशन की बात की गई है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। चौथा देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है, कल्पना खेल करना शुरू करता है, तो ये गलत है। ये इससे पहले ही बच्चे कर लेते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक सर्वोच्च अवस्था होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि संतुलन एवं साम्य धारण, संतुलन एवं साम्य धारण। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है साम्यीकरण, इसी को साम्य धारण भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन किस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर ये पूछे कि यह संरक्षण की प्रॉपर्टी किस अवस्था से शुरुआत होती है, तो शुरुआत तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से हो जाता है, लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया कि किस अवस्था में कर पाते हैं, यानी किसमें ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बच्चों में आ जाती है, तो वो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में वर्गीकरण और क्रमबद्धता की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, यानी ये इसके लिए पॉजिटिव है। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, क्रमित करने का कार्य देना, यानी क्रम से लगाना, तो ये भी प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। मूर्त संसाधन देना, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त चीजों को देख करके चिंतन करना शुरू कर देते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, यानी कि ये देखिए, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अगले स्टेज की बात की जा रही है। जब बच्चा अमूर्त तौर पर चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, तो उसको ये चीज उसके लिए निगेटिव होगी। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनते उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये किस अवस्था में होता है? ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें प्रतीकात्मक सोच बच्चे में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित या फिर संशोधित करता है, क्या कहलाती है? तो मैंने क्या बताया था, जब नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के क्रम में पुराने स्कीमा में या तो संशोधन करना पड़े या फिर कुछ बदलाव करना पड़े, कुछ रूपांतरण करना पड़े, तो इसे हम लोग एकोमोडेशन यानी कि समायोजन बोलते हैं। और बिना संशोधन के अगर वो नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ता, तो वो क्या हो जाता? वो आपका हो जाता समावेशन हो जाता, ठीक है। तो यहां पर समायोजन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ध्यान से समझिएगा, प्रतीकात्मक यानी सिंबल्स की बात की जा रही है, प्रतीकों की बात की जा रही है। बच्ची को यह लगता है चिप्स को देख करके कि ये एक तितली है, यानी कि प्रतीक, जो तितली का एक इमेज है, प्रतीक है, वो उसके माइंड में छपा हुआ है। इसी वजह से वो चिप्स को दिखा करके कह रही है कि ये तितली के समान है, यानी कि ये प्रतीकात्मक प्रॉपर्टी किस में आ जाती है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? अमूर्त में कठिनाई हो रहा है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए, संवेदी चालक होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक होगा नहीं, क्योंकि जो लंबाई और भार के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो अनुकूलन कैसे होता है, बच्चा किसी भी चीज को, नए अनुभव को कैसे प्राप्त कर सकता है, या तो पुराने स्कीमा में कुछ परिवर्तन करके तो उसे समायोजन बोलेंगे, और बिना परिवर्तन किए हुए अगर नए ज्ञान को पुराने अनुभव से जोड़ पा रहा है तो इसे समावेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों, जीन पियाजे का ये टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इस टॉपिक से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपने कंप्लीट देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।